अब आती है जी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जिस तरह सिंपल वेव्स आपस में मीट कर सकती हैं, इसी तरीके से लाइट भी आपस में मीट कर सकती है और वो भी इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी। डेफिनेशन वही है, इट्स इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशनिंग ऑफ waves from two coherent sources passing from the same region। अब ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, जो मैं बोर्ड पे ड्रॉ किया था, दिस वाज इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी कि आप बता सकते हैं कि कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इसके लिए लाइट की दो सोर्सेस क्रिएट करना, क्योंकि लाइट की अपनी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, तो लाइट की दो सोर्सेस क्रिएट करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। यानी कि दो ऐसी सोर्सेस बनाए आप कि वो कोहेरेंट हो आपस में, वो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली। ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव सेम प्लेन ऑफ। क्या कंडीशंस, क्या मुश्किल है, देखिएगा जरा। दे शुड बी टू कोहेरेंट सोर्सेस। आप दो बल्ब सेम वेवलेंथ के, एम्पलीट्यूड के बना ही नहीं सकते, उनके अंदर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। नंबर टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एज वेल। अब एक हो सकता है वर्टिकली पोलराइज हो एक बल्ब, दूसरा हो सकता है हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो, वो आपस में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। सो वी कैन नॉट हैव टू सोर्सेज विद सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। नंबर थ्री, टू हैव द सेम एम्पलीट्यूड इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जैसे कि 20 वॉट का बल्ब होता है, अगर दो 20 वॉट के बल्ब हैं तो जरूरी नहीं कि उनके एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, और जब तक एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे तो वो इंटरफेयर भी नहीं करें, तो ये भी इम्पॉसिबल हो गया। और चौथी बात यह है कि दोनों बल्ब्स को इतना करीब होना चाहिए कि वो बहुत ही यानी कि तकरीबन मिलीमीटर में उनका डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज वेवलेंथ तो 400 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर, इतना करीब दो बल्ब को लेके आना भी इम्पॉसिबल। सो प्रैक्टिकली दो सोर्सेस क्रिएट करना जो इंटरफेरेंस करें लाइट के केस में, ये इम्पॉसिबल। मगर फिर भी हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करते हैं, उसके लिए एक खास अरेंजमेंट है, और उस खास अरेंजमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये देखिएगा, ये मैंने एक्सपेरिमेंट को एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दी है आपको। अब इस पे क्या नजर आ रहा है आपको, हमारे पास एक लाइट की सोर्स है, उसके सामने मैंने स्लिट एस रखी हुई है, वहां वो एक पॉइंट सोर्स है, और वहां से इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी मौजूद है। इसका मतलब ये है ए और बी जो है वो सेम क्रेस्ट से क्रिएट हो रहा है, दे आर बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्रेस्ट। अब ए और बी जो होंगे इनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, या ए और बी जो होंगे वो कोहेरेंट होंगे। इसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये भी मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अभी ये आपको से समझना है। अब देखिए आगे वही पैटर्न बन रहा है जो मैंने बोर्ड पे बनाया था। यहाँ पे दो, यहाँ इसकी मैं पिक्चर खींच लूं तो आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा। देखिएगा पिक्चर खींचने, तो ये देखिए यहाँ पे दो क्रेस्ट मीट कर रहे हैं, यहाँ दो क्रेस्ट, यहाँ दो क्रेस्ट, तो आपको बाकायदा वही पैटर्न नजर आता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके जरिए हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्लियर? मगर होगा क्या, ये देखिए ये दो स्लिट्स हैं, इनकोहेरेंट है, ये इंटरफेयर कर रही होंगी, मगर हम जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ना, हम उसके रास्ते में कुछ नजर नहीं आएगा। बिकॉज जब लाइट इंटरफेयर कर भी रही होगी, जैसे ये पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जब तक हम यहां पे कोई स्क्रीन नहीं रखेंगे तब तक हमें नजर कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इन सोर्सेज के सामने एक स्क्रीन रख देंगे, जैसे स्क्रीन रख दी। अब ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो यहां पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको फिर ब्राइट फील्ड नजर आएगी। अगर बिल्कुल सेंटर की बात करूं, यहां से जो डायरेक्टली ट्रेवल किया उसने और यहां से जो ट्रेवल किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां पे ब्राइट फील्ड नजर आएगी। अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइन ड्रॉ हो रही, कैंसिल आउट कर रही थी, यहां पे डार्क फील्ड नजर आएगी।
इस तरह हमें फिर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आते हैं स्क्रीन पर। अब ये मैं आपको स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूं, लेट्स सी दैट। ये देखिए, ये मेरे पास सोर्स है, इसके सामने मैंने स्लिट एस रखी हुई है, इसके सामने मेरे पास दो स्लिट्स हैं ए एंड बी, ये मेरी सोर्सेज बन जाएंगी। ये डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए ये ए और बी जो है ये आपस में कोहेरेंट सोर्स बनेंगे। अब स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, बिल्कुल सेंटर में आप नोट कीजिएगा, ए से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और बी से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है यहां पे, वो इक्वल है। दे हैव ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस। अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, S1O माइनस S2O इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, ऊपर भी और नीचे भी। वाई, अगर मैं इसको पॉइंट एक्स कहता हूं, तो जो वेव ट्रेवल कर रही है बी से, आप खुद देखिएगा उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो ए से ट्रेवल कर रही है उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पॉइंट बी के लिए जब आप डिस्टेंस चेक करेंगे, S1x बल्कि S2x माइनस S1x, इसका पार्ट डिफरेंस हाफ वेवलेंथ आएगा। इसका मतलब ये अगर हाफ वेवलेंथ आ रहा है, ये तो सिमेट्रिकल डायग्राम है, अगर पार्ट डिफरेंस हाफ वेवलेंथ आ रहा है तो यहाँ पे डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। इसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं इसके ऊपर, ये पॉइंट पी है, दिस इज योर फर्स्ट मैक्सिमा। अगर मैं इस पॉइंट पी को मार्क करूं तो आप देखिएगा कि अगेन ए से जो डिस्टेंस है वो कम है और बी से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो पॉइंट पी के लिए जब मैं चेक करता हूं, I find out that S2P minus S1P will be equal to 1 wavelength। तो यहां पे हमें सिमेट्रिकल चीज मिलती है कि अगर इसी तरीके से मैं नीचे देखूंगा तो अगेन आई हैव मैक्सिमा, फिर डार्क फ्रिंज, फिर मैक्सिमा, फिर डार्क फ्रिंज। तो रूल ये कहता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें पार्ट डिफरेंस जो है वो 0 होगा, फिर डार्क फ्रिंज बनेगी, तो अगर आप पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो λ/2 हो जाएगा। फिर आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, तो पार्ट डिफरेंस इज 1 वेवलेंथ, फिर डार्क बन जाएगी आपके पास, फिर ब्राइट बनेगी। इस तरह आपको ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आएंगी। दिस इज सेकंड मैक्सिमा, और यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा जो है उसका पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा होगा, सेकंड मैक्सिमा का 2 लैम्डा, थर्ड मैक्सिमा 3 लैम्डा। तो अगर मैं जनरलाइज करूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मेरे पास फॉर्मूला बनता है पाथ डिफरेंस का n लैम्डा। यहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन बन जाएगी। फर्स्ट के लिए 0 लैम्डा, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा के लिए 0 लैम्डा, फर्स्ट के लिए 1 लैम्डा, टू के लिए 2 लैम्डा, सो बेटा ये 0 का डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये 1 लैम्डा का डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव में ए और बी का सेम डिस्टेंस होता है। अगर फैक्टर ऑफ लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव होती है, अगर λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव होगी। फर्स्ट मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव होगी। सेकंड मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, कंस्ट्रक्टिव होगी। यहाँ थर्ड मैक्सिमा बनेगा, पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
मुझे बनाओ या कुछ सुनो पर क्या चीज ये भी साथ बनाओ या अभी ये सुनो नहीं, कॉपी बाद में करके पिक्चर मेकिंग हो रही है, वहां से कॉपी करके और सब मैसेज को आप इसमें पार्ट डिफरेंस जो आता है वो n माइनस वन बाय टू लेमडा, यहाँ की n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। दैट मींस लेमडा बाय 2 हो, 3 लेमडा बाय 2 हो, 5 लेमडा बाय 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो जब पहला आपका मिनिमा बनता है, ये डार्क फ्रिंज आता है, मिनिमा जाता है, ये डार्क फ्रिंज आती है, तो पहले के लिए पार्ट डिफरेंस आता है लेमडा बाय 2। दूसरा निकालेंगे जब आप यहां से ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस, तो पार्ट डिफरेंस आएगा 3 लेमडा बाय 2। तीसरे के लिए निकालेंगे तो पार्ट डिफरेंस 5 लेमडा बाय 2। तो एक ये सीक्वेंस में हमें स्क्रीन के ऊपर ब्लैक और डार्क फ्रिंज बनती है, इसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब इसके अंदर आप नोट कीजिएगा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। फिर फर्स्ट मैक्सिमा आया, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सेकंड मैक्सिमा और इंटेंसिटी कम, थर्ड मैक्सिमा इंटेंसिटी और कम। ये राइट में भी ऐसी होगा और लेफ्ट में भी ऐसे ही होगा। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, बिकॉज इन बिटवीन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक वहां पे स्क्रीन ही रखेंगे। और स्क्रीन के ऊपर भी आपको ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज मिलेंगे, बिल्कुल सेंटर में आपको मैक्सिमम मिलेगा और उसके बाद फिर एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी। इस तरह आपको ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगे। So this is called interference pattern, क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पे 0 वेवलेंथ बन रही है तो कंस्ट्रक्टिव होगी, यहाँ पे 1 वेवलेंथ बन रही है तो कंस्ट्रक्टिव होगी, यहाँ पे 2 वेवलेंथ बन रही है तो कंस्ट्रक्टिव होगी। ऑल्टरनेटली डार्क फ्रिंज में पहली डार्क फ्रिंज जब बनती है तो अगर मैं यहाँ से वेव ड्रॉ करता हूँ, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा बाय 2 का, इस तरीके से अगली वाली में 3 लैम्डा बाय 2। ये ऑटोमेटिकली ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, ये ऑटोमेटिकली पार्ट डिफरेंस बनते जाता है। अब इसी के मुताबिक हम बाकायदा बता सकते हैं कि किस एंगल पे फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, किस एंगल पे सेकंड मैक्सिमा आएगा। अगेन आई एम ड्राइंग द सेम डायग्राम, आप इस साथ साथ ड्रॉ करें। ये मेरे पास स्क्रीन ए एंड बी, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। फिर डार्क फ्रिंज बनेगी ऊपर भी और नीचे भी। फिर आपका फर्स्ट मैक्सिमा आ गया, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। अगेन डार्क फ्रिंज, then you have second maximum and so on। alternate आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऊपर भी मिलेंगे और नीचे भी मिलेंगे, and they are equally spaced। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है जो आपको स्क्रीन पे मिलेगा। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी का सेंटर से क्या एंगल बन रहा है, हम ये एंगल निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर। इसके लिए अगेन आई नो दैट ये फर्स्ट मैक्सिमा है और फर्स्ट मैक्सिमा का जो पार्ट डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ होता है। तो अगर कोई वेव ए से ट्रेवल करके पी पे जा रही है और एक वेव बी से ट्रेवल करके पी पे जा रही है, तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस।
फर्स्ट मैक्सिमा है, क्या पार्ट डिफरेंस होगा? Plus 1/2 lambda 0/2 बेटा लैम्डा और 2 अगर होगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। plus 1 ये हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, बिकॉज ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो पार्ट डिफरेंस 1 वेवलेंथ हो। अब आप जरा गौर से देखिएगा, मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन बी में, और ये कट करता है एन पे। दिस इज योर पार्ट डिफरेंस, 1 वेवलेंथ। एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है बी ने वो बी एन है, बिकॉज ए पी और एन पी आपस में बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि बी एन इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है इसने और रीचिंग पी, तो ये 1 वेवलेंथ हो। अब अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा ही होगा, बिकॉज जितना मैक्सिमा यहां से ऊपर मूव करेगा उतना ही ये भी पार्ट डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो जो जितना एंगल यहां से ये ऊपर गया है उतना ही एंगल ये राइट में मूव किया, इसका मतलब जो एंगल यहां बन रहा होगा वही एंगल यहां बनेगा। एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज ए बी ए है। यहां से हम कह सकते हैं कि बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनता है, वहां से बी एन की वैल्यू ए साइन थीटा के बराबर आ जाती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसके जरिए हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें वेवलेंथ मालूम और ए मालूम। ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, अगर मैं सेकंड मैक्सिमा की बात कर रहा हूं। अगर मैं थर्ड मैक्सिमा की बात करूंगा तो ये 3 लैम्डा बन जाएगा, बिकॉज मैंने यही कहा है कि ये 0 1 2 3 एक्स ये डिफरेंस आता है। तो सेकंड मैक्सिमा के लिए 2 लैम्डा, थर्ड मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा। तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो मेरा फॉर्मूला बन गया ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई इस चैप्टर की, और ज्यादा क्वेश्चन इस इक्वेशन पे आते हैं। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने इक्वेशन एज इट इज याद करें। एंगल निकालने के लिए अगर आपको मैं सेकंड ऑर्डर कहूं तो एन की जगह 2 पुट कर देंगे, वेवलेंथ दी हुई होगी, ए दिया होगा, आपने एंगल निकालो। क्लियर? दूसरी चीज जो आपसे वो कैलकुलेट करवाएगा वो है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, इसको वो एक्स कहता है, या डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, ये भी एक्स ही होगा। एक्स इज कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन। इसको हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, अगेन द डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। डेरिवेशन क्या है? मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की जगह मैं 1 पुट करता हूं, 1 लैम्डा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आप देखिएगा ये डिस्टेंस आपका डी है, ये आपका डिस्टेंस एक्स है, ये थीटा है। अगर ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा और टेन थीटा एक बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि x ओवर डी, x डिवाइड बाय डी टेन थीटा होता है। तो आप यहां पे साइन थीटा की जगह x ओवर डी रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a
x over d is equal to lambda. अब यहां से आप x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो बन जाएगा लैम्डा d ओवर a। ये फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज सेपरेशन। अगर वो कहते हैं कि दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो ये वैल्यू आप यूज करें। और मैं वो एंगल कहता है तो एंगल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में से ये दो ही फॉर्म क्लियर। यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि a की वैल्यू जो है वो 0.3 से लेकर 2.5 mm तक हो सकता है। 0.3 से लेकर 2.5 या 3 mm तक हो सकता है मैक्सिमम। कैपिटल डी 0.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर्स तक हो सकता है। ये डायमेंशंस आपको मालूम होने चाहिए कि a की वैल्यू जो है वो 0.3 से लेकर 3 mm कर लें, ना तो आप 3 mm कर लें, 0.3 से लेकर 3 मिलीमीटर तक हो सकती है। d जो है वो 0.5 से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकती है। ये आपका जो है इंटरफेरेंस है। इसके अंदर दो ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला x है जो फ्रिंज सेपरेशन को रिलेट करता है बाय डिफरेंट क्वांटिटीज। दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके जी, हमारे पास है कि आपके पास a की वैल्यू जो है वो 0.3 से 13 mm तक हो सकता है, और d जो है वो 50 से 250 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और थीटा जो निकलेगा वो बहुत स्मॉल होगा। डेरिवेशन में दोबारा दिखा रहा हूं। a sin थीटा 1 लैम्डा, अगर ये फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, तो यहाँ पे हम जनरलाइज करते हैं a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। If theta is very small, sin theta can be replaced by tan theta, which is equal to x over d। रिप्लेस कर दें और यहां से x को सब्जेक्ट बना लें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू लैम्डा d ओवर a, जहां पे इट इज अ सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस और टू डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, यहां तक हमने किया। ये दो ही फॉर्मूले हैं जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर बेस कर। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी a की वैल्यू जो है वो 1.3 मिलीमीटर है, कैपिटल D जो है वो 1.5 मीटर्स है, और वेवलेंथ जो है वो 650 नैनोमीटर है। आपने बताना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिमम। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम a sin theta का करेंगे। क्या होगा? a sin थीटा इज इक्वल टू a sin theta is equal to 1 लैम्डा। जनरल फॉर्मूला यही है। तो यानी कि जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा। अब आपको a भी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, और n आपने 1 पुट करना है, एंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा 1.3 10 रेज टू पावर -3, बिकॉज इसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया, और 1 लैम्डा आपका 650 नैनो है। नैनो का मतलब है 10 रेज टू पावर -9। यहां से आपने थीटा निकालना है, दैट मीन साइन इनवर्स 1 टाइम्स 650 इन 10 रेज टू पावर -9 डिवाइड बाय 1.3 10 रेज टू पावर -3। आंसर निकालेंगे और इसका साइन इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.029। व्हाट अबाउट सेकंड मैक्सिमम? सेकंड मैक्सिमम इसका फिर हम कर देंगे a sin theta is equal to 2 lambda। 2 लैम्डा का मतलब है यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, तो 2 टाइम्स 650 10 रेज टू पावर -9 डिवाइड बाय 1.3 10 टू -3। साइन इनवर्स निकालेंगे तो हमारा इसका एंगल आ जाए। क्लियर? अब वो कहता है व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन। दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा? क्या फॉर्मूला है हमारे पास? lambda d x इज इक्वल टू लैम्डा d ओवर a। लैम्डा 650 नैनो है, d आपका 1.5 है, और a जो है 1.3 मिलीमीटर है। सिंप्लीफाई करें एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकंड डार्क फ्रिंज। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकंड डार्क फ्रिंज
यहां से लेके यहां तक वन वेवलेंथ, ये एक्स हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक फिर एक्स हो जाएगा, यहां कितना होगा x/2, कितना टोटल डिस्टेंस बन गया, x/2 x कितना बना टोटल 0.5 हो गया ना, 1/2 हो गया ना। बेटा, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस बनता है, 1 2 2 और 2 और 2 + 1.5 कितना बना 2.5 का 2.5 नहीं, 1 सॉरी सेकंड आर्क पे चलो, सेंट्रल मैक्सिमा से, हाँ ये सेकंड आर्क, सॉरी सेकंड आर्क पे थर्ड, तो यहां से यहां तक x और फिर यहां से हाफ 1.5 देखिए बोर्ड पे दिखाया हुआ भी है, इस सेंट्रल मैक्सिमा से लेके फर्स्ट मैक्सिमा, तो यहाँ एक पहली डार्क फ्रिंज आ गई है, ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, यहां से यहां तक 1x और ये x/2, टोटल बन गया 1.5x। आपने x निकाला हुआ है, उसको आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर, इस तरह ये फॉर्मूले जो है हम इस्तेमाल करें। इसकी वजह शीट्स मैंने पोस्ट कर दी हुई है, वो आप प्रिंट आउट ले लेने हैं, कल इंशाल्लाह जो हम की वर्कशीट करेंगे। आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके जी, अब वो कहता है जी कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस, कि डिस्टेंस जैसे जैसे वेरी करता जाएगा तो इंटेंसिटी में क्या वेरिएशन आएगी। पहला पॉइंट, इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जा रहे हैं आप, इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट आएगा। इंटेंसिटी कम नहीं हो रही हो रही है, ये तो बता दें आप, लेकिन ये ज्यादा ब्राइट है, ये कम ब्राइट है, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, सो इंटेंसिटी डिक्रीजेस। अगर दोनों स्लिट्स को नैरो कर दिया जाए बढ़ जाएगी। नैरो करने का मतलब है कि उनके एम्पलीट्यूड कम हो गए, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इज रिड्यूस्ड। व्हाट अबाउट डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का तो अपोजिट, ये डार्क फ्रिंज का भी वही होगा क्या डिक्रीज। पहले एम्पलीट्यूड 2 था, दूसरे का -2 था, 0 हो गया। अब एम्पलीट्यूड कम होके पहले का 1 रह गया, दूसरे का -1 है, तो डार्क में क्या इफेक्ट होगा। डिक्रीज होता है। दोबारा सोचा करें पहले, 2 -2 0, डार्क के लिए 0 हो गया, समझ। 1 -1, आंसर क्या आ रहा है। 1 से -1 ना तो डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा खुदा का खराब कर दे, पहले का एम्पलीट्यूड 2 था, दूसरे का एम्पलीट्यूड -2 था, आपका आंसर 0 आ गया। जब इंटेंसिटी कम हो गई है क्योंकि हमने उसको नैरो कर दिया है, एम्पलीट्यूड कम होकर 1 रह गया इसका, और उसका -1 है, तो आंसर अभी 0 नहीं आ रहा। बोलोगी डार्कनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डार्कनेस पर कोई इफेक्ट तो नहीं। यही हमने लिखना है कि डार्क रिमेन्स डार्क, ब्राइट थोड़ी सी कम हो जाएंगी मगर डार्क विल रिमेन डार्क। ठीक है जी। विड्थ ऑफ मैक्सिमा इज इंक्रीज, इन दिस केस ऑटोमेटिक, जब आप स्लिट सेपरेशन कम करते हैं तो मैक्सिमा की विड्थ इंक्रीज कर जाती है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली दो चीजें इंपॉर्टेंट। इफ बोथ स्लिट्स आर वाइडर, तो फिर इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस क्या होगी, डार्कनेस डार्कनेस और डार्क हो जाएगी, नहीं डार्कनेस कम डार्क होगी, डार्कनेस भी ज्यादा डार्क हो जाएगी। डार्कनेस विल रिमेन डार्क, वो तो कैंसिल आउट करके 0 ही होगा ना बेटा, 0 से कम तो कोई चीज नहीं होती, तो डार्कनेस, डार्क विल रिमेन डार्क। इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड, अब इंटरफेरेंस के लिए में 2 स्लिट्स चाहिए, तो एक स्लिट बंद कर दी है तो इंटरफेरेंस तो नहीं हो सकती, मगर फिर भी नो इंटरफेरेंस पैटर्न, वी गेट अ न्यू फिनोमेना विच इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन पैटर्न। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट वी गेट डायफ्रैक्शन पैटर्न, वो भी इस तरह का ही पैटर्न है। इफ स्लिट एस इज वाइडर, जो पीछे जो मेन सोर्स थी वो बड़ी कर दें आप, तो फिर हमारी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, हमारा कुछ भी नहीं होगा, इंटरफेरेंस ही नहीं होगी, बिकॉज आगे जो सोर्सेज बनेगी दे विल नो लॉन्गर बी कोहेरेंट। वो कोहेरेंट इसलिए थी कि सोर्स एस इस एक पॉइंट सोर्स थी, उससे आगे जो सोर्सेज बन रही थी वो कोहेरेंट बन रही थी।
अब वो कोहेरेंट नहीं रहेंगी, और जब वो कोहेरेंट नहीं होंगी तो इंटरफेरेंस भी नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पे नोट कीजिएगा, आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ के ऊपर, कैपिटल डी के ऊपर, और ए के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो इनकी एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा एक्स डी पे भी डिपेंड करता है, और एक्स ए पे भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए से। लाइट सोर्स क्लोजर टू सिंगल स्लिट, क्या कोई एक्स पे और ब्राइटनेस में फर्क पड़ेगा? क्योंकि कोहेरेंट रहेगी, वो तो चेंज नहीं कोई चेंज नहीं होगी, कोई वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, डी चेंज नहीं हुई, ए चेंज नहीं हुई, तो एक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट अबाउट ब्राइटनेस? रहेगी। सोच के बताना बेटा, सोच के, करीब कर दिया सोर्स को। तो ब्राइटनेस इंक्रीज, हाँ जी, ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी, डार्कनेस मगर फ्रिंज सेपरेशन विल रिमेन अनचेंज। डार्कनेस तो डार्क ही रहेगी। अगर ए को बढ़ा दें, तो फिर हमारा एक्स कम हो जाएगा, एक्स कम हो जाएगा। व्हाट अबाउट ब्राइटनेस? ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। कोई इफेक्ट नहीं होगा। पिंच कम वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो हमारी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। है? नहीं, वेवलेंथ से, सॉरी, वेवलेंथ में, सॉरी, जब हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रिंज है, फ्रिंज सेपरेशन तो वही रहेगी। दोबारा से देखिए, एक्स फ्रिंज सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी हमारी। ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्राइटनेस तो अमाउंट ऑफ लाइट पे करता है, हम सिर्फ वेवलेंथ को चेंज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ लाइट चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर डी को इंक्रीज करें, ये कौन सा फ्रिंज? डिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड द स्क्रीन, अच्छा, तो हमारी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो हमारी फ्रिंज सेपरेशन है वो अनचेंज रहेगी। क्या एक्स और कैपिटल डी का कोई रिलेशनशिप नहीं है? डायरेक्टली सॉरी प्रोपोर्शनल है। तो वो कम हो तो अगर जाएगी, डी बढ़ेगा, एक्स भी बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं, सॉरी मैं उल्टा सोच रही हूँ, sorry। हाँ, अगर हम उसको इंक्रीज करें तो हमारा एक्स भी इंक्रीज हो एक्स इंक्रीज करेगा और ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। जाएगा, सोर्स का वो डिक्रीज। क्योंकि बात ये आप कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, बिकॉज इन्हीं के ऊपर वो क्वेश्चन करता है बार बार, जी हम ये चेंज करें तो क्या इफेक्ट आ रहा है। जी मुझे लग रहा था कि डी उस लाइट की सोर्स करेंगे। D is the distance of screen from the sources. If both slits have same width initially, if width of one slit is reduced, एक ही कम कर दें, तो वेवलेंथ पे चेंज नहीं आएगा। वेवलेंथ तो सब कुछ सही है, सिर्फ width को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है एक का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, और ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा, डार्क पे क्या इफेक्ट होगा? इंटेंसिटी पे एक डार्कनेस हुई रहेगी, डार्कनेस वो नहीं रहेगी बेटा, ब्राइटनेस हुई रहेगी। फ्रिंज सेपरेशन वही रहेगी, brightness will be less bright and darkness will be less dark, क्योंकि वो टूटर कैंसिल आउट नहीं कर सकती। अगर एक का एम्पलीट्यूड 2 है और एक का 1 है, कैंसिल आउट तो नहीं करेगी ना वो। तो ब्राइट विल बी लेस ब्राइट, उनको ब्राइट कह सकते हैं, मगर डार्क विल रिमेन डार्क, विल बी लेस डार्क। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो व्हाइट होगा, मगर फर्स्ट मैक्सिमा जो है उसमें तमाम कलर्स नजर आएंगे आप, और अंदर की साइड पे ब्लू होगा, बाहर की साइड पे रेड है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस। कल इंशाल्लाह जो है हम वेव से क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे और फिर हम इंटरफेरेंस के भी करेंगे बाद।